चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के रिवर सिस्टम को हम स्टडी कर रहे थे। इसके अंतर्गत हिमालयी नदी तंत्र हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रिवर सिस्टम है या फिर प्रायद्वीपीय पठार का जो नदी तंत्र है, इसको हम स्टडी कर रहे थे। और इसके अंतर्गत अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हमने डिस्कस कर लिया था। और कल के लेक्चर में हमने बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिरती हैं उनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। 2-3 नदियों को भी हमने स्टडी कर लिया था। आज सबसे मुख्य मुख्य नदियों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत की हैं, जैसे कि गोदावरी हो गई, है ना, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई। तो इन सभी नदियों को हम डिस्कस करेंगे। और आज भारत के अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम और इंडिया है या फिर भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी बच्चे जब तक जुड़ जाएंगे। देखिए, कल हमने कुछ नदियों को स्टडी कर लिया था जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महानदी को। तो महानदी कहाँ से निकलती है? जो मेकाल रेंज है ना, सतपुड़ा का जो मेकाल पर्वत है, इसका जो सबसे पूर्वी विस्तार है मेकाल, तो यहाँ पर ये सिहावा रेंज है, सिहावा पर्वत है। सिहावा पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ राज्य में सिहावा पहाड़ी से महानदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, महानदी का छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, उड़ीसा में प्रवाहित होती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी उड़ीसा के पास जाकर के अपना डेल्टा बनाती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य मेकाल श्रेणी सिहावा पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। कहां से? सिहावा रेंज से या फिर सिहावा पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल ये गिराती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये आपको याद रखना है किस किस राज्य में ये प्रवाहित होती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में और उड़ीसा राज्य में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, दो दो चीजें याद रखना। लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर लंबाई है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नदी है, महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो थोड़ा सा लंबाई भी दिमाग में रख लेना। लगभग 850 के किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए यहां पर, है ना, यहां पर क्या लिखा है? अपवाह क्षेत्र, या फिर इसका जो ड्रेनेज एरिया है ना, मतलब इसका जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र एक तो है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पर, क्योंकि गलतियां काफी ज्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुख्य नदी है ना, जैसे महानदी है ये, है ना, तो ये कहाँ बह रही है? ये दो राज्यों में बह रही है, एक तो छत्तीसगढ़ और एक तो उड़ीसा। ठीक है, ये दो राज्यों में बह रही है। जो मुख्य नदी है महानदी, ये सिर्फ दो राज्यों में बह रही है। लेकिन इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, तो कुछ नदियां इसकी मध्य प्रदेश से भी आती हैं इस प्रकार से। ठीक है, कुछ नदियां इसकी झारखंड से भी आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है, या फिर आप बोले महानदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है या फिर अपवाह तंत्र है, ये चार राज्यों में है। चार राज्यों से मतलब क्या है कि इसकी जो आकर के सहायक नदी इसमें मिलती हैं, इसमें जो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं, वो मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य से भी आ रही हैं। ठीक है, तो इसका अपवाह क्षेत्र तो हो जाएगा ये चार राज्यों में, लेकिन मुख्य नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो सिर्फ दो राज्यों में रहेगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अपवाह क्षेत्र में और मुख्य नदी का जो। एक तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि महानदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि महानदी का अपवाह क्षेत्र किन किन राज्यों में है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। ठीक है, तो इन चार राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया है, जबकि मुख्य नदी का जो फ्लो है वो कहां पर है? तो दो राज्यों में मुख्य नदी प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में भी प्रवाहित होती है, जबकि इसका अपवाह क्षेत्र इन चार राज्यों में है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, शिवनाथ, हंसदेव और तेल, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, शिवनाथ, हंसदेव, तेल। तो देखिए, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, शिवनाथ हो गई, हंसदेव हो गई, मांड, तेल, जोंक, एक दो सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। शिवनाथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हंसदेव इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। कटक शहर के समीप डेल्टा बनाती है ना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? डेल्टा का निर्माण करती हैं या फिर डेल्टा बनाती है ना अपने मुहाने पर, इस प्रकार से। ठीक है, क्या पता डेल्टा क्या होता है? अपने मुहाने पर जैसे ही नदियां पहुंचती हैं, तो वाटर लेवल से या फिर सी लेवल जो होता है, समुद्र तल जो होता है, उससे उसकी ऊंचाई काफी, सॉरी 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 क्लास कब से? बस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, हम महानदी को ही
स्टडी कर रहे हैं, एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, ठीक है अमरुद जी। देखिए डेल्टा क्या होता है बच्चों, जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है ना, समुद्र के पास पहुंचती है, महासागर के पास पहुंचती है, तो वाट ये मान लीजिए सी लेवल है, समुद्र का तल है, ठीक है, और उसके आउटफॉल के पास या फिर उसके मुहाने के पास नदी जब समुद्र के पास पहुंचती है तो उसकी ऊंचाई भी क्या होती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो जब ऊंचाई सेम हो जाएगी, उसको ढाल मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, नदी छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में ऐसे जाते हुए समुद्र में मिलेगी, है ना। और चूंकि अब इसकी स्पीड इतनी स्लो हो गई है, इसका वेग इतना कम हो गया है कि जो भी इसमें थोड़ी बहुत अवसाद हैं, है ना, सेडिमेंट्स हैं, उनका डिपोजिशन वो यहां पर ही करते जाएगी इस प्रकार से, है ना। और इस प्रकार की जो संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिरती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। याद रखना, तो कटक शहर के पास ये डेल्टा बनाती है उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा भारत का जो सबसे लंबा डैम है, लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा डैम है, जिसको हम बोलते हैं हीराकुंड डैम। कौन सा डैम, हीरा कुंड डैम। हालांकि डैम वाला हमारा अलग लेक्चर रहेगा, नदी घाटी परियोजनाओं वाला अलग से लेक्चर रहेगा, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। हीराकुंड डैम जो है वो आपको महानदी पर ही देखने को मिलता है, जो कि उड़ीसा राज्य में है, और भारत का सबसे लंबा, है ना, इस प्रकार से सबसे लंबा डैम है, लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा ये डैम है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण डैम है, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें याद रखनी, पूरी महानदी हमने पढ़ ली, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनना अमरुद जी, ठीक है। सबसे पहले महानदी कहां से निकलती है, मेकाल रेंज, सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार है, मेकाल रेंज, मेकाल रेंज से इसका ओरिजिन होता है। कहां से, सिहावा रेंज से, सिहावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ राज्य से इसका ओरिजिन होता है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, फिर उड़ीसा जाती है, ठीक है। उड़ीसा के पास कटक शहर है, कटक शहर के पास डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मुख्य नदी है महानदी, ये तो दो राज्यों में प्रवाहित होती है, लेकिन इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, मतलब इसकी जो सहायक नदी आकर के इसमें मिल रही है, वो मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य से भी आकर के इसमें मिलती है, ठीक है। तो इसका अपवाह क्षेत्र 4 राज्यों में है, जबकि मुख्य नदी का प्रवाह सिर्फ 2 राज्यों में है, ठीक है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो शिवनाथ, हंस, तेल, जोंक, ये सब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, इस पर ही स्थित है, ठीक है। जनरल से पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड डैम याद रख लेना, डेल्टा कहाँ बनाती है याद रख लेना, इसके ट्रिब्यूटरीज याद रख लेना, मतलब जितने भी पॉइंट है 4-5 पॉइंट ही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेना, थोड़ा सा लंबाई भी दिमाग में रख लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण नदी है। आगे आगे भी कुछ पॉइंट है, इनको हम देख लेते। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, ठीक है। मतलब महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही प्रमुख नदी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है, नदी बेसिन मतलब ये नदी बह रही है, ठीक है, और इसके आसपास का जो ये ड्रेनेज सिस्टम का क्षेत्र होता है, ये बेसिन का आकार का होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नदी बेसिन, है ना। ये इसकी मान लो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं नदी बेसिन, किसी भी नदी का बेसिन हो सकता है। तो जो ये छत्तीसगढ़ में इसका बेसिन है, महानदी घाटी, घाटी मतलब क्या होता है, महानदी वैली, ये नदी बह रही है ना, और नदी के आसपास का जो ये क्षेत्र होता है ना, सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र होता है, इसको ही हम बोलते हैं नदी घाटी, है ना। आपने सुना होगा ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो मतलब नदी की घाटी मतलब उसके आसपास का जो क्षेत्र जहां से उसमें नदी आकर के मिल रही है, उसको ही हम घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो महानदी की घाटी छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। इसको धान का उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ बेसिन को या फिर छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन को या फिर छत्तीसगढ़ राज्य को धान का घटोरा, धान का कटोरा, मतलब यहाँ पर चावल की खेती काफी ज्यादा होती है ना। महानदी बेसिन में चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। सर मेकाल का अमरकंटक हिल से ये निकलता है क्या, सर मेकाल का अमरकंटक हिल, देखिए अमरकंटक कोई हिल नहीं है, मेकाल रेंज है एक, है ना। जैसे देखिए सतपुड़ा, सतपुड़ा में राजपीपला, महादेव, मेकाल, मेकाल एक काफी बड़ी रेंज है ये, है ना। इसमें ही एक जगह है
अमरकंटक, ठीक है, इस मेकाल रेंज में एक जगह अमरकंटक और यहाँ पर ही एक सिहावा पहाड़ी। तो सिहावा पहाड़ी से ये निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा और सोन निकलती है। तो ये काफी लंबी रेंज है, मेकाल रेंज है ना। इसमें ही अमरकंटक अलग जगह है, एक पर्यटन स्थल भी है अमरकंटक। और ये जो जहां से महानदी निकल रही है ये अलग जगह है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है मेकाल रेंज का, मध्य प्रदेश से लेकर के। तो दोनों अलग अलग जगह है। आगे डिस्कस कर लेते हैं चावल अनुसंधान केंद्र, है ना, राइस रिसर्च सेंटर जो है इंडिया का, वो कटक उड़ीसा में ही है। देखिए एक दूसरे से रिलेट करके याद कीजिए। कटक के पास डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है, ठीक है। कटक में ही, चूंकि इसका जो नदी बेसिन है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि चावल का काफी ज्यादा उत्पादन बोलते हैं, राइस बाउल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा चावल का अनुसंधान केंद्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना। राइस रिसर्च सेंटर ये भी कहां पर है, कटक उड़ीसा में ही सिचुएटेड है, ठीक है, याद रखना। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, जितने भी पॉइंट में हमने महानदी के अंतर्गत पढ़े हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, है ना। और मेंस में भी कभी लिखने आ गया महानदी के बारे में तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे इसकी एक सहायक नदी शिवनाथ, जो अभी हमने डिस्कस की, इसको हम देख लेते हैं। तो कहां से, छत्तीसगढ़ राज्य से ही इसका ओरिजिन होता है। राजनंद गांव जिले में कोडगुल पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। कहां से, कोडगुल पहाड़ी क्षेत्र से ये निकलती है, फिर इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही सिवरी नारायण के पास महानदी में मिलती है, छत्तीसगढ़ से ही निकलती है और छत्तीसगढ़ में ही महानदी में मिल जाती है। महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो इससे जब भी क्वेश्चन आएगा ना, या तो पूछ लेगा किस राज्य में प्रवाहित होती है, या फिर किसकी सहायक नदी। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा कि कहां से निकलती है क्या वगैरह, इतना डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इसको महानदी से रिलेट करके याद करना है कि महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी थी तेल, हमने अभी डिस्कस किया था, तेल, जोंक, जोग वगैरह, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले के पूर्वी घाट की जो ढलानें हैं, यहां से इसका ओरिजिन होता है, ईस्टर्न जो घाट है। महानदी की ट्रिब्यूटरी है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होती है ये, ठीक है, याद रखना है। बस इसको भी वैसे याद रखना है कि तेल किसकी सहायक नदी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जिसको हम बोलते हैं गोदावरी नदी, इसको हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ओरिजिन कहां से होता है बच्चों, तो ओरिजिन इसका होता है, ठीक है, ये हमने बना लिया प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। यहां पर हमने पढ़ा है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत है, वेस्टर्न घाट माउंटेन है, ठीक है। तो यहां पर ही एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, कौन सी जगह है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है। कहां पर है ये, नासिक जिला लगता है, महाराष्ट्र में नासिक जिला लगता है त्र्यंबकेश्वर। वेस्टर्न घाट से गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है, नासिक जिला है, ठीक है, याद रखना है। इसी के किनारे कुंभ मेला भी लगता है नासिक में, आपको पता होगा, ठीक है। नासिक इसी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से भी और लंबाई के हिसाब से भी, याद रखना है। हमारे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। किस किस राज्य में बहती है, तो महाराष्ट्र यहां पर हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, कहां, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, बाकी हम थ्योरी के हिसाब से भी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट नदी है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा भी इसको हम बोलते हैं। देखिए पहला पॉइंट ही यहाँ पर लिखा है, इसको दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। क्यों इसको दक्षिणी गंगा बोलते हैं, दक्षिणी गंगा मतलब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि गंगा से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है ना, कंपेयर इसको हम कर रहे हैं गंगा से, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, तो कोई रीजन होगा ना, गंगा से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा पूरे भारत की सबसे बड़ी या फिर लंबी नदी है। तो लंबाई के कारण इसको गंगा से कंपेयर करके इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दक्षिणी गंगा, ठीक है। और वृद्ध गंगा ऐसा बोला जाता है कि काफी पुरानी नदी है ना ये,
मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो गंगा से भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं, क्योंकि गंगा तो तब स्टार्ट हुई जब हिमालय का उत्थान हुआ, वहां पर ग्लेशियर बने, है ना। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां तो काफी पुरानी है, ठीक है, तो काफी पहले से प्रवाहित होती है, तो वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। एक है कावेरी नदी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, तो यहां पर ही समझ लीजिए वरना कंफ्यूज हो गए। इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोलते हैं इसको हम? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब कावेरी नदी में समझिए, कावेरी नदी में एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा जितना जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उन सभी में से सबसे ज्यादा जल यदि किसी में रहता है तो वो कावेरी नदी में रहता है। उसका एक रीजन है, जब हम मानसून को डिस्कस करेंगे तो कावेरी नदी में जब मानसून भारत में इंटर करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तब भी इसको जल मिलता है, और जब मानसून लौटता है ना, उत्तर पूर्वी मानसून, तब भी इसको जल मिलता है ना, मतलब आते हुए मानसून से भी और लौटते हुए मानसून से, दोनों से इसको जल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसमें जल की कमी नहीं होती है ना, मतलब प्रायद्वीपीय नदियों के कंपैरिजन में इसमें जल ज्यादा रहता है, तो इस कारण से इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट हो गया है राजनंदिनी जी, है ना। नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा तो नहीं होगा, नोटिफिकेशन तो आया ही होगा क्लास का, ठीक है। और देखिए क्लास का टाइम मैंने 11 रखा है, ठीक है, 11, ठीक है, 11 बजे आपको बिल्कुल मोबाइल देखते रहना। 5 मिनट 10 मिनट कभी क्लास लेट भी हो सकती है ना, क्योंकि कंटेंट वगैरह देखना पड़ता है, या फिर 11, 11:05, 11:10 तक स्टार्ट हो ही जाती है क्लास, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा टाइम का, ठीक है। इतने बजे क्लास स्टार्ट होगी। अब नोटिफिकेशन आया होगा, वैसे तो हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो, है ना, तो नोटिफिकेशन नहीं भी आया हो तो अगली बार से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार रिवाइज करा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी गोदावरी नदी हम पढ़ रहे हैं, सबसे प्रमुख नदी। अभी एक ही नदी पढ़ी है हमने, महानदी, है ना, तो अभी हम गोदावरी नदी को हमने पढ़ना ही स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं छूटा है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को बोलते हैं, जबकि दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा किसको हम बोलते हैं? ये गोदावरी नदी को बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, महत्वपूर्ण चीज है। चलो ठीक है, तो याद रखना, ये दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा के नाम से इसको जानते हैं। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, नासिक जिला है, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये वही चीजें लिखी हैं, कहां से इसका ओरिजिन होता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं राज्य। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये मैं बता ही चुका हूं, 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है, चूंकि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अपवाह क्षेत्र, अब ये महत्वपूर्ण है ना, जैसा कि अभी मैंने बताया, देखिए मुख्य नदी जो है गोदावरी, ये सिर्फ 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में, है ना, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, ठीक है। मुख्य गोदावरी नदी सिर्फ 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, लेकिन इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर इसका जो पूरा अपवाह तंत्र है, इसका जो कैचमेंट एरिया है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब ये गोदावरी नदी है, ये तो 3 राज्यों में बह रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नदी मध्य प्रदेश से भी आ रही होंगी, है ना, कुछ नदी कर्नाटक से भी आ रही होंगी, कुछ उड़ीसा से आ रही होंगी, कुछ छत्तीसगढ़ से आ रही होंगी, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है, वो किस किस राज्यों में है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन आपको फिर से बता दूं, किसी नदी के अपवाह क्षेत्र में और जो मुख्य नदी है उसमें अंतर होता है, ठीक है। एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गोदावरी नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया कि गोदावरी नदी का ड्रेनेज सिस्टम, कैचमेंट एरिया, अपवाह तंत्र किन किन राज्यों में है, मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किन किन राज्यों से आकर के मिल रही हैं, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से भी आकर के मिल रही है। तो दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और
वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में। यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसकी सहायक नदी भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, वर्धा वेनगंगा। ठीक है, असल में जो वर्धा और वेनगंगा ये दो नदियां हैं, जब ये आपस में मिलती हैं तो इनको हम बोलते हैं प्राणहिता। क्या बोलते हैं? प्राणहिता। और फिर प्राणहिता जा करके किसमें? गोदावरी में मिलती है ना, गोदावरी में मिलती है। ठीक है, तो याद रखना, वर्धा और वेनगंगा दो नदियां हैं, आपस में मिलती हैं तो इनको हम प्राणहिता बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है प्राणहिता। ठीक है, तो इनके संगम पर बनती है, और प्राणहिता जाकर के महाराष्ट्र में गोदावरी में मिलती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। कहाँ की? एमपी की नदियां हैं। चलिए, तो देखिए वर्धा वेनगंगा, या फिर आप प्राणहिता बोल लीजिए, सवरी, पूर्णा, मंजीरा, वरना, इंद्रावती काफी महत्वपूर्ण नदी है, प्राणहिता। ठीक है, तो ये सब इसकी सहायक नदी है। देख लीजिए, मंजीरा, ठीक है, पूर्णा, वर्धा। ज्यादातर नदियां क्या है? ऊपर से आ रही हैं इसकी, है ना, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी ज्यादा है, इस साइड बह रही है गोदावरी नदी, तो ऊपर से जो आकर के मिलेंगे इनको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी, या फिर बाई सहायक नदियां, है ना, बाई या फिर लेफ्ट बैंक। और नीचे से जो आएंगे उनको क्या बोलेंगे? दाएं या फिर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट भी याद रखना है। पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, और भी नदी आती होंगी, इंद्रावती, लेकिन मैंने मुख्य मुख्य नदियों को ही यहाँ पर मेंशन किया है। मंजीरा राइट बैंक से आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नामक एक जगह है। ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, याद रखना है। ठीक है, जितनी भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। बार बार मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में ये चीज बैठ जाए। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे लंबा ड्रेनेज सिस्टम भी बनाती है, फिर नदी बेसिन भी बनाती है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को ही आप एक प्रकार से नदी बेसिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी ये है, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी यही बनाती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ना, मैंने आपको बताया त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, वो इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा नासिक के किनारे जो कुंभ लगता है वो भी गोदावरी नदी के किनारे ही लगाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नासिक, देखिए नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख शहर है। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी हुई, इसके बारे में आपको याद रखना है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। महानदी गोदावरी, यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताओ। रिवीजन भी करा दूंगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? फिर आगे हम पढ़ते हैं अगली नदी, इसकी अभी सहायक नदियां भी हमें पढ़नी है। ठीक है, बता दो आप समझ में आया कि नहीं। देखिए, अब इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती नदी, ये भी काफी महत्वपूर्ण नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, देखो कहां से निकलती है? उड़ीसा राज्य से निकल रही है ना, उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले के रामपुर के निकट से इसका ओरिजिन होता है। किसका? इंद्रावती नदी। ठीक है, अभी मैं अपन रिवाइज करेंगे तो पढ़ लेंगे। देखिए, महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तेल, जोंक, शिवनाथ, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, है ना, बहुत ज्यादा कोई ऐसी महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं नहीं है, बस आपको उनके नाम याद रखने की ये महानदी की सहायक नदियां है ना। शिवनाथ हो गई, तेल हो गई, जोंक हो गई। शिवनाथ एक प्रमुख सहायक नदी है, वो छत्तीसगढ़ से ही निकलती है और छत्तीसगढ़ में ही महानदी में मिल जाती है। तेल और जोंक ये कुछ सहायक नदियां हो गई, है ना, तो सिर्फ आपको इनके नाम याद रख लेना है, इनको डिटेल में। देखिए, जो भारत है बच्चों, यहाँ पर हजारों नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना, हजारों नदियां प्रवाहित होती हैं, छोटी बड़ी मिलाकर करके। अब आप हजारों नदियों के बारे में तो आप पढ़ नहीं सकते, कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है, क्या विशेषता है ना, तो जो मुख्य मुख्य नदियां होती हैं मैं उनको ही पढ़ना होता है। और खासतौर पर कोई बड़ी नदी जैसे महानदी, जैसे उसकी शिवनाथ हो गई, तेल हो गई, जोंक हो गई, तो किसी प्रमुख नदी की यदि वो सहायक नदी है तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उस प्रमुख नदी की ये सहायक नदी है, बाकी उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी एक बार मैं अभी रिवाइज करा दूंगा। तो देखिए, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी रामपुर से निकलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह उड़ीसा से निकलकर छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी से मिलती है। अब देखिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कहां से निकल रही है? उड़ीसा राज्य से निकल रही है, उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर, है ना, यहां से उड़ीसा है, यहां पर मान लीजिए
छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पर तेलंगाना है, और यहाँ पर कहाँ मिल रही है, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यहाँ पर तेलंगाना है और यहाँ पर ये महाराष्ट्र है। तो इनकी सीमा पर जाकर के ये गोदावरी से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन राज्यों में ये प्रवाहित होती है। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा नदी, आपको याद रखना है। कहाँ से निकल रही है, सबसे पहले उड़ीसा से निकल रही है, ठीक है। उड़ीसा से निकलकर कहाँ, छत्तीसगढ़ आई, छत्तीसगढ़ के बाद फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना की बॉर्डर पर जाकर के किससे मिली, गोदावरी नदी से मिली। इसी प्रकार से आपको क्या करना, मैपिंग करना है ना, इंडिया का मैप बना लेना, स्टेट वगैरह देख के यहाँ पर बना लेना कौन कौन से राज्य हैं, इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पर इस प्रकार से उसको मिला देना है ना, तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ ये 4 राज्यों में प्रवाहित हो रही है, हमने डिस्कस कर ही लिया कहां कहां प्रवाहित हो रही है। गोदावरी की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। हाँ, एक इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस पर एक चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा, चित्रकूट वाटरफॉल है, ठीक है, जिसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। इसकी बनावट के कारण, है ना, आप नियाग्रा फॉल देखेंगे, ठीक है, तो उसकी बनावट भी कुछ इस प्रकार से ही आपको देखने को मिलती है। तो आपको जो इसकी बनावट है वो कैसी है, नियाग्रा फॉल की जैसे, इस कारण से इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस पर है, इंद्रावती नदी पर है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं, और चौड़ाई अधिक होने के कारण या फिर इसकी बनावट के कारण आपको याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो याद रखना है भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। चित्रकूट कहां पर है, यूएसए में पड़ता है नियाग्रा फॉल, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली है वेनगंगा, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेनगंगा अभी मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, सिवनी जिला है, महादेव रेंज, महादेव रेंज किसकी रेंज है, मैंने आपको बताया था, राजपीपला, मेकाल, राजपीपला, महादेव, मेकाल, ठीक है। किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का है, तो बीच वाली मेकाल से ही कौन सी निकल रही है, वेनगंगा, है ना। यहां से निकलती है वर्धा, आपस में मिलती है, इनको हम बोलते हैं प्राणहिता, और प्राणहिता जाकर के किसमें मिलती है, गोदावरी में मिलती है। तो याद रखना है, वर्धा वेनगंगा मिलकर के कौन सी नदी बनाती है, प्राणहिता, ठीक है, और प्राणहिता महाराष्ट्र में जाकर के गोदावरी में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो ये 3 नदियां याद रखना। तो देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है, सिवनी जिले से, महादेव रेंज से इसका ओरिजिन होता है, महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करके वर्धा में मिल जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य आएगी, वर्धा में मिलेगी, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में बहती है, वर्धा से संगम के बाद इसको हम प्राणहिता बोलते हैं, ठीक है। इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है, वर्धा और वेनगंगा जब संगम करती हैं महाराष्ट्र में, तो इनको हम प्राणहिता बोलते हैं, और प्राणहिता ही महाराष्ट्र में किससे, गोदावरी नदी से जाकर के मिलती है, ठीक है। वही सारी चीजें लिखी हैं। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बड़ा बना हुआ बांध है, वो इसी नदी पर स्थित है, वेनगंगा नदी पर, है ना। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भीमगढ़ संजय सरोवर डैम, मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा डैम है एशिया का, वो इसी वेनगंगा नदी पर बना हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। महादेव से निकलती है, महादेव देखिए, जो राजपीपला है ना, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी विस्तार में देखने को मिलेगी, है ना। और जो महादेव है वो बीच वाला, जो होशंगाबाद जिला है, बैतूल जिला आसपास, होशंगाबाद के आसपास वाला जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर महादेव रेंज है, ठीक है। तो महादेव रेंज ही से ही इसका ओरिजिन होता है, सिवनी जिले के पास से, ठीक है। सिवनी, छिंदवाड़ा वगैरह जो है मध्य प्रदेश के जिले, तो यहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है, महादेव रेंज से, ठीक है। वर्धा नदी भी वही है जो अभी हमने पढ़ ली, मध्य प्रदेश बैतूल से इसका ओरिजिन होता है, मुलतई से। अब मुलतई हमने एक जगह और पढ़ा था, ताप्ती नदी जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था ना, बैतूल मुलतई तहसील से ताप्ती नदी का ओरिजिन होता है, सतपुड़ा रेंज के ही अंतर्गत आती है, और यहां से ही वर्धा नदी का भी ओरिजिन होता है, ठीक है। दोनों नदी एक ही जगह से निकल रही हैं। यह मध्य प्रदेश से निकल करके महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है और वेनगंगा में मिल जाती है, वो हम पढ़ ही चुके। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है,
तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, प्राणहिता बोलते हैं, फिर महाराष्ट्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये गोदावरी के बारे में इतनी नदियां आपको याद रखना है। ठीक है, इंद्रावती को थोड़ा सा याद रखना, प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा को याद रख लेना। ठीक है, काम चल जाएगा। बाकी आपको कोई नदी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। आपको बहुत सारी बुक में लिखा मिल जाएगा, जैसे कोई छोटी छोटी सहायक नदी है कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि फैक्ट है, देखिए फैक्ट फैक्ट ही होते हैं, चेंज नहीं होगा। कोई नदी कहीं से निकल रही तो वहां से ही निकलेगी, कहीं जाकर के मिल रही तो वहां पर ही जाकर के मिलेगी। ठीक है, तो ये फैक्ट होते हैं, फैक्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की बात कर लेते हो तो ये भी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी के बाद। तो कहां से इसका ओरिजिन होता है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से ही इसका ओरिजिन होता है। कहां से? महाराष्ट्र राज्य से ही इसका ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से, वेस्टर्न घाट से ही इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, याद रखना है। कहां से होता है? तो महाबलेश्वर नामक जगह है यहाँ पर, महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। अब देखिए, जो गोदावरी है 3 राज्यों में बह रही थी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जो कृष्णा नदी है 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक है, एक तो हो गया यहाँ पर एक तो हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र, नीचे हो गया कर्नाटक, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। गोदावरी 3 राज्यों में, गोदावरी ऊपर वाले 3 में प्रवाहित हो रही थी और ये नीचे वाले 4 राज्यों में प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से राज्यों को कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियों में कंफ्यूजन बहुत होता है ना। तो याद रखना है कि इन 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। इसमें कर्नाटक को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, भीमकुंड डैम इज वर्धा। भीमकुंड जलप्रपात जो अभी अपन ने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं आप? वेनगंगा में पढ़ा है, इसकी बात कर रहे हैं अमृत जी आप? ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना आप, है ना, क्योंकि फैक्ट है, देखिए फैक्ट दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, आपका भी हो सकता है, मुझे भी हो जाता है। थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर वेनगंगा में बताया, थोड़ा सा चेक कर लेना। फैक्ट है, क्योंकि वर्धा पे भी हो सकता है, मुझे याद अभी नहीं है। ठीक है, देख लेना, भीमकुंड डैम को आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलिए कृष्णा नदी को पढ़ रहे थे। वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, आंध्र प्रदेश के बाद आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोदावरी 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही थी, इसमें आपको एक राज्य कर्नाटक बस ऐड कर देना है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है गोदावरी की? कितनी थी? 1465 थी, सबसे बड़ी नदी थी। इसकी कितनी है? 1401 है। ठीक है, तो थोड़ी सी छोटी नदी है। इसके अलावा हाँ, अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो इन्हीं 4 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र है, कोई अलग राज्य इसमें ऐड नहीं है। कोई ना, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई ना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। ठीक है, तुंगभद्रा काफी
इंपॉर्टेंट नदी है, कोयना इंपॉर्टेंट नदी है, मूसी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के किनारे है, घाट प्रभा, माल प्रभा, काफी महत्वपूर्ण सहायक नदियां या काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि ये नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर इनमें से कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। ठीक है, यहाँ वेनगंगा पर देखिए, वेनगंगा हमारे नोट्स में लिखा है वेनगंगा, बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना। वेनगंगा नदी पर भीमगढ़ जो डैम था वो वेनगंगा नदी पर है, अब मुझे भी याद नहीं है, यदि आपको, मैं सोचा आपकी बोल रहे हैं कि वर्धा पर है, ठीक है, हाँ तो वेनगंगा में ही होगा, नोट्स में गलत नहीं होगा, वेनगंगा पर ही होगा भीमगढ़, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी की डेल्टा के मध्य कोल्लेरू झील है ना। अब ये कोल्लेरू झील जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, कैसी है, फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील है। इस प्रकार से गोदावरी जाती है और इस प्रकार से कृष्णा जाती है, आसपास ही डेल्टा बनाती है ना। तो यहाँ पर जिसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र हो गया, ये कृष्णा का डेल्टाई क्षेत्र हो गया, तो इसके बीच में एक मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है जिसको हम बोलते हैं कोल्लेरू लेक। क्या बोलते हैं, कोल्लेरू लेक, काफी इंपॉर्टेंट लेक है, कई बार पूछी जाती है, तो याद रखना कोल्लेरू लेक फ्रेश वाटर की लेक है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र के बीच में ये पड़ती है। किस राज्य में आती है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में ये आती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी हालांकि हम झीलों वाला एक अलग से सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे। कृष्णा नदी की कुछ परियोजना है, हालांकि परियोजनाओं का हमारा अलग टॉपिक रहेगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। नागार्जुन सागर, ठीक है, कृष्णा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बॉर्डर पर एक प्रकार से ये पड़ता है, सीमा पर पड़ता है। श्रीसेलम डैम आंध्र प्रदेश कर्नाटक की सीमा पर ये भी पड़ता है, अलमाटी डैम कर्नाटक पर, ये सारे कृष्णा नदी की डैम है या फिर परियोजनाएं हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदी अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर भी स्थित है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है ना, ये तुंग और भद्रा, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, दो नदियों के संगम से बनती है और आगे जाकर के किसमें, कृष्णा नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद, अब देखिए कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की काफी महत्वपूर्ण नदी है और इसके जल के बंटवारे को लेकर के दक्षिण भारत के जो राज्य है इन पर विवाद है। तो कौन कौन से विवाद है, तो सबसे कौन कौन से राज्यों के मध्य में विवाद है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए जो तेलंगाना राज्य है ये 2014 में ही बना है, ठीक है, याद रखना है, कोई अभी अभी का ही राज्य है, कोई बहुत पुराना राज्य नहीं है। तो पहले ये जो विवाद था कावेरी नदी के जल, सॉरी कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के जो विवाद था, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब ये राज्य बन गया तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट करके, तो वर्तमान में ये विवाद 4 राज्यों के मध्य में है ना। क्यों विवाद है, इसके जल के बंटवारे को लेकर। सर कृष्णा नदी में हीरा पाया नहीं, हीरा वीरा नहीं पाया जाता, किसने आपको बोल दिया, हीरा मैक्सिमम जो होता है बच्चे वो खदानों से निकलता है ना, नदी में यदि पाया जाता है तो गोल्ड पाया जाता है, ठीक है, गोल्ड पाया जाता है नदी में, गोल्ड या फिर सोना। मैंने आपको बताया ना कल एक स्वर्ण रेखा नदी पढ़ाई थी, है ना, हीरा वगैरह तो नहीं पाया जाता है यहाँ पर। हीरा भारत में एक ही जगह से निकलता है, खासतौर पर पन्ना मध्य प्रदेश नामक एक जगह है ना, पन्ना एक जिला है मध्य प्रदेश का, तो सर्वाधिक जो 99 पॉइंट मतलब 90% जो हीरा निकलता है वो यहाँ से ही निकलता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन 4 राज्यों के मध्य में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है, आपको याद रखना है। जिन 4 राज्यों में ये प्रवाहित होती है उन्हीं 4 राज्यों के मध्य में विवाद है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कोलार हट्टी, हाँ वो सोने की खान है, ठीक है, कोलार और हट्टी जो है ये आंध्र प्रदेश में सोने की खान है, ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक में सोने की खान है, गोल्ड की माइनिंग होती है यहाँ से, खदानों से सोना निकलता है ना, जो चट्टाने होती है ना वहां से ही सोना निकलता है, तो ये खान है, ठीक है। विवाद का निपटारा, जो ये कृष्णा नदी के जल का विवाद है, इसको सुलझाने के लिए एक पूरा का पूरा गठन किया गया है, प्राधिकरण का, एक संस्था का गठन किया गया है जो कि इसके विवाद को लेकर के रेगुलेट करती है, ठीक है, कि किस राज्य को कितना जल मिलना चाहिए, जो इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो इस पर बने होंगे तो किसको कितनी बिजली मिलना चाहिए, तो ये सब भी जो विवाद हैं इनका निपटान के लिए ये प्राधिकरण भी बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली नदी तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, तो कर्नाटक के ही वेस्टर्न घाट से निकलती है, काडूर जनपद से, आपको याद रखना है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना। इसके अलावा सिमोगा के पास तुंग और भद्रा
तुंग और भद्रा ये दो नदियां आपस में मिलती हैं, फिर तुंग भद्रा बनती है और फिर ये कृष्णा में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो तुंग और भद्रा के मिलने से तुंग भद्रा नदी बनती है। ठीक है, तो बस इसको आपको याद रख लेना है। बाकी आप और भी जो इसकी सहायक नदी है आप कहीं से भी पढ़ लेना, कोई भी बुक से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, चलिए अगली सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट नदी है देखा जाए तो हमारे लेक्चर की, ठीक है, जो हमारा नदियों का लेक्चर था, कावेरी नदी। ये भी दक्षिण भारत की काफी महत्वपूर्ण नदी है। इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो कहां से निकलती है? ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पर ये कर्नाटक राज्य से था, यहाँ से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है ना। वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं या फिर पुष्पगिरी की पहाड़ियां जो हम बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था ना जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, तो यहाँ से ही इसका ओरिजिन होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिर्फ दो राज्यों में प्रवाहित होती है, यहाँ पर कर्नाटक हो गया और यहाँ पर केरल हो गया। कर्नाटक और केरल राज्यों में बच्चों ये प्रवाहित होती है। ठीक है, यह नदी कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्य है ना। इसका अपवाह क्षेत्र किसमें? तो अपवाह क्षेत्र की बात आएगी तो केरल को ऐड कर लेना, मतलब इसमें जो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल रही हैं वो केरल से भी आकर के मिल रही है। ठीक है, तो मुख्य नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, जबकि इसका कैचमेंट बेसिन जो है वो 3 राज्यों में, उसमें केरल को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, कविनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज मत होना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको आते हुए मानसून से, जब भारत में मानसून एंटर करता है तब भी जल मिलता है, और लौटते हुए मानसून से भी इसको जल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। ठीक है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व तमिलनाडु के समीप तंजावुर नामक जगह है, यहाँ पर समकोणिक डेल्टा बनाती है। ठीक है, समकोणिक डेल्टा मतलब इस पे जो इस प्रकार से समकोण में इसकी जो धारा है इस प्रकार से आकर के मिलती है, तो समकोणिक डेल्टा बनाती है। इस प्रकार से देखिए कुछ डेल्टा की आकृति होती है, तो याद रखना है तमिलनाडु में तंजावुर के पास ये डेल्टा बनाती है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है, कावेरी ही नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, बड़े जलप्रपात की बात हो रही तो काफी प्रमुख जलप्रपात है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। शिव समुद्रम वाटरफॉल 1902 से 1902 से बच्चों इस जलप्रपात से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है। जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है, आपको याद रखना है। तो इससे जल विद्युत भी बनाई जाती है 1902 से। कहां पर है? कावेरी नदी पर है ये वाटरफॉल, और कहां पर है? कर्नाटक राज्य में ये स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो कावेरी नदी है, जैसे हमने ब्रह्मपुत्र में पढ़ा था ना बच्चों की, बीच में काफी सारे द्वीप पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। ये दो द्वीप हैं या फिर आइलैंड है, और भी काफी सारे द्वीप पाए जाते हैं कावेरी नदी के बीच में, जिनमें से कुछ दो प्रमुख हैं, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। आपको याद रखना ये द्वीप भी है और शिव समुद्रम एक वाटरफॉल भी है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर ले। कावेरी नदी पर मैसूर के निकट एक कृष्ण सागर जलाशय है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, एक बांध बना करके जलाशय का निर्माण किया गया है। हालांकि हम डैम वाला लेक्चर अलग से पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैटूर बांध भी कावेरी नदी पर ही स्थित एक प्रमुख बांध है। ठीक है, इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कावेरी नदी को लेकर के भी बच्चों जो ये 3 राज्य हैं, देखिए कावेरी नदी किन राज्यों में प्रवाहित हो रही है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ये 2 राज्यों में प्रवाहित हो रही है, लेकिन जब विवाद की बात आएगी तो इसको मैं आपको केरल को भी ऐड कर देना है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों के मध्य में कावेरी नदी जल विवाद है, मतलब इसके जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। देखिए नदियों को लेकर के विवाद होते रहते हैं, क्योंकि नदियां जो होती हैं एक से अधिक राज्यों में प्रवाहित होती है ना। तो कोई राज्य को डैम बना रहा है, उसके जल को रोक रहा है, उससे विद्युत बना रहा है, तो अक्सर राज्यों को दिक्कतें होती हैं कि हमको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो ये सारे विवाद होते रहते हैं नदी के जल के बंटवारे को लेकर या फिर और भी जो चीजें होती हैं उसको लेकर के। तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है ये 3 राज्यों के मध्य में है, आपको याद रखना है। अमरावती की बात कर लेते हैं। तो केरल और तमिलनाडु
की सीमा पर प्रवाहित होती है, सीमा के पास से निकलती है और कावेरी में ही मिलती है। ठीक है, अमरावती एक प्रमुख सहायक नदी है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु के कुल्लूर जिले में आकर के मिलती है। 175 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पूरा नदियों वाला लेक्चर। ठीक है, लगभग 5-6 क्लास हमारी हो गई, 3 क्लास में, शायद 4 क्लास में हमने हिमालयी नदियों को पढ़ा था और अभी 3 क्लास में लगभग हमने इनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सारी नदियां हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, कोई डाउट है नदियों से रिलेटेड तो बताओ, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए जो भारत की नदियां थी इनको हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया था। एक तो हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, जिनको ग्लेशियर से पानी मिलता है, इनमें जल की कभी कमी नहीं होती। मुख्यतः 3 नदी तंत्रों की हमने बात की थी, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और क्या स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जो सोना लाती है। अरे वो मैंने नाम देखना भूल गया, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल आप या फिर सर्च कर लेना। ठीक है, आपको एक इसकी स्टोरी भी मिल जाएगी कि वो छोटी सी कोई नदी है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मैं देख के बता दूंगा, है ना। तो देखिए हिमालयी नदी तंत्र को हमने सबसे पहले डिस्कस किया। ठीक है, इसमें हमने 3 नदियों को डिस्कस किया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। इन्हीं तीनों नदी तंत्र के से हमने सारी हिमालयी नदियों को डिस्कस कर लिया। इसमें हमने देखा था कि सतलज हो गया, सिंधु हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, ये पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिनमें कभी जल की कमी नहीं होती और ये हिमालय की भी पहले से प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, नोट्स में आज आपको करा दूंगा, है ना, आज आपको दोपहर 3-4 बजे तक नोट्स हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, जो अरब सागर में गिरती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली ऐश्वर्य बनाती हैं, ज्वार नदी बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नर्मदा है, फिर ताप्ती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यदि प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। ओवरऑल गंगा सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी, और तीसरी कृष्णा नदी है। ठीक है, तो बताओ कोई भी डाउट हो तो नोट्स में आपको अभी करवा दूंगा, जितने भी नदियों के लेक्चर हैं। ठीक है, कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको हम स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, बाकी जो फैक्ट होते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं वो नदी का नाम या फिर वो सब, तो आप चेक भी कर सकते हैं ना, फैक्ट कई बार क्या दिमाग से भी निकल जाते हैं, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं। बताओ क्लियर है सारी चीजें, है ना। नदियां जितनी भी हो गई हैं बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है एनिमेशन के थ्रू, वैसे आपको पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी नदी इस प्रकार से आपने बना ली, यहाँ से आप लिख सकते हैं कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है ना, कहाँ गिर रही है, कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, कोई प्रमुख, प्रॉपर तरीके से एक पूरा पेज यूज कीजिए। कॉपी का जो पेज होता है ना, जैसे कॉपी ये होती है इस प्रकार से, है ना, तो इसको आप पलट लीजिए ऐसे उल्टी करके कॉपी, इसमें इस प्रकार से मैप बनाइए, है ना, पूरी बढ़िया। तो आपका क्या होगा, विद इन 5 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक नदी आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम, 15-20 मिनट एक नदी खा जाएगी, लेकिन आप प्रॉपर थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, ऐसी नदियां आपको बना करके आना है। ज्योग्राफी में आपको मेंस में भी मैपिंग करनी है ना। मैपिंग से क्या होता है ना, देखो मैपिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, मैप बनाने की आदत डालनी पड़ेगी, खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आपको लिखना है जाकर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं ना, ज्योग्राफी में यदि आप मैप बनाएंगे तो क्या सामने वाले को यदि आप मैप से ही आधी चीजें समझा दे, तो देखिए मेंस में जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि हमें ज्यादा ना पढ़ना पड़े। यदि आप पूरे एक पेज थ्योरी लिख देंगे, एक पेज आपने पूरी थ्योरी लिख दी, तो उसका पेज देखते ही से दिमाग खराब हो जाएगा कि ये पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ी सी थ्योरी लिखी और बढ़िया मैप बना के समझा दिया, है ना, जैसे मान लीजिए आ गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में लिखिए, तो आपने बढ़िया लिख भी दिया और छोटा सा इस पर मैप बना के गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस प्रकार से बना दिया, त्र्यंबकेश्वर, 1-2 चीजें मेंशन कर दी, तो उसको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा और बकायदा आपको नंबर भी अच्छे देगा। तो मैपिंग की आदत डाल लीजिए ज्योग्राफी में खासतौर पर, है ना। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, डैम्स वगैरह जो होते हैं। अमरावती, हाँ इंपॉर्टेंट इतना याद रखिए, कावेरी की सहायक नदी है, कहां से निकलती है, बस इतना, किस राज्य में प्रवाहित होती है, इतना याद रखिए। ठीक है, और मैपिंग जब आप करेंगे, इस प्रकार से मैपिंग करेंगे तो ऑलरेडी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो कल के लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।